गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रे ऑप्टिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने आपको यहाँ करने के लिए दिया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे क्लियर होते हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि फंडामेंटल सारे यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। A convex lens is made of glass of refractive index 1.5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडरेशन में लेना है। फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडरेशन में लेना है। तो विशेष रूप से जो मुझे यहाँ देखना होगा, इन तीन चीजों को देखना होगा कि लेंस मेरा कॉन्वेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। डियर स्टूडेंट्स इसको इमर्ज किया है किसी लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। डियर स्टूडेंट्स ये सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किए, मेंशन कर लिए। जैसा हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, देखिए ये जर्नल लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये हमारा जर्नल लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसको ना हम कॉन्वेक्स के लिए कहेंगे ना कॉनकेव के लिए कहेंगे। इसमें वैल्यूज हम लोगों ने प्लेस की तो हम लोगों को इसकी पावर आती है 5 डायोप्टर। अब डियर स्टूडेंट्स पूरे के पूरे लेंस को हम लोगों ने प्लेस किया है किसी एक्सटर्नल मीडियम के अंदर। सपोज यहाँ पे वाटर है या व्हाटएवर सो ग्लिसरीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को इसको नई पावर निकाल के तब कंपेयर करके देना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मेरा चेंज आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं ए म्यू जी, तो ए म्यू जी जो होता है वो हमारा 1.5 होता है। इसका सीधा सा मीनिंग हमारा ये होता है कि भैया ए से हमारी रे जा रही है, एयर से रे जा रही है ग्लास के अंदर। अब चूंकि यहां लिक्विड से ग्लास में जाएगी तो ये मेरा हो जाएगा म्यू जी ओवर म्यू एल। अगर मैं इसको और एलोबरेट करता हूं, यहां से देखता हूं तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो अब एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से ना लिख करके सीधे सीधे म्यू जी लिख लेते हैं। लेकिन अब अगर बाहर मेरा यहां पे कोई लिक्विड आ गया तो इस स्थिति में मेरे को यहां पे म्यू एल लिखना होगा। अल्टीमेटली मैं ये वैल्यूज यहां पे प्लेस करूंगा लेंस मेकर फॉर्मूले में, कहां मेरे को चेंज करना है इस चीज को मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं पावर्स का रेशियो निकालता हूं तो ये मेरे को मिल जाता है 5:2। अब पूरा मैकेनिज्म यहां करके देंगे एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी इसको प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ जो हमारा 1/r1 माइनस 1/r2 का कॉन्सेप्ट है वो तो कैंसिल आउट ही होना है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 1 मार्क्स का था। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। यहां से मेरे को ये बात क्लियर होती है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसका मतलब जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री होगा। इसके बाद कहता है फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन आप लोगों को पता होगा, डेल्टा एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम लोगों को देखिए यहाँ 60 डिग्री। ये दो फाइंडिंग्स हैं। बाकी क्या पूछता है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए डेल्टा एम, प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में इंटरलिंक करने वाला फॉर्मूला हमारे पास वही सो कॉल्ड आप लोगों का प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर है। तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। ये वैल्यूज अगर हम लोग प्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये हम लोगों को मिल जाता है स्क्वायर रूट 3। अब प्रॉब्लम हम लोगों को तब आती है आंसर शीट्स इवेल्युएट करने में कि बच्चा जो है साइन 60 और साइन 30 की वैल्यूज को गलत डाल देता है। तो डियर स्टूडेंट साइन 60 चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए साइन 60 की वैल्यू ज्यादा होगी और साइन 30 की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे और सही वैल्यू डालेंगे, आंसर अपना स्क्वायर रूट 3 ही निकाल के देंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्या है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम डिपेंड्स। अब ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ले सकते हैं, वही नॉर्मल शिफ्ट आप लोगों को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स ग्लास स्लैब की थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा नॉर्मल शिफ्ट, जैसे लेटरल शिफ्ट भी आप लोग कहते हो। तो यहां आपको यही दो चीजें प्लेस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव लेंस।
emerges parallel to the principal axis, under what condition can it happen? स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है रे, तो कब हो सकता है? अब जब तक आपको ये कोर्स ऑफ रे क्लियर नहीं होगा सारे के सारे लेंसेज का, तब तक इसको देना मुश्किल है। तो यहां मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको देना चाहूंगा कि देखिए कोई भी कन्वर्जिंग रे आ रही है और वो पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस मेरा कॉनकेव लेंस होता है। अब जैसा इसमें सिचुएशन दे रखी है कि वो पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब कहीं वो फोकस पे आने वाली थी, इसका मतलब फोकस पे जो रखा हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, वो हमारा काम करेगा इस रे डायग्राम के लिए। और यहां हम आंसर देंगे इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस, तब हमारी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, 1 मार्क्स में है। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ? डियर स्टूडेंट्स अगेन लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन है। अब लेंस मेकर फॉर्मूले को मैं यहां देखता हूं तो एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर। ये कस्टमाइज कर दिया है यहां पे कॉन्वेक्स के लिए और इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। नॉर्मल केस में यहां हमारा क्या आता है, माइनस आता है, इसको हमने प्लस किया हुआ है। इसका मतलब R1 R2 दोनों वैल्यूज हम लोगों ने डाल के कस्टमाइज ये फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है। अब इसमें सेकंड केस के लिए जो R1 है, स्टूडेंट्स R1 किधर होता है, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है वो R1 होता है। अब मान लीजिए यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ये वाला जो मेरे पास केस मिलेगा ये मिलेगा R1। और डियर स्टूडेंट्स ये दूसरे वाला जो केस मिल रहा है ये वाला, ये मिलेगा मेरे को R2। तो अब अगर मैं इसको काट देता हूं बीच में से, तो ऐसी स्थिति में जो R2 है वो मेरा इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस का हो प्लस का हो डजंट मैटर, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है। अल्टीमेटली मेरा जो करेक्टेड फॉर्मूला है वो म्यू माइनस 1 ओवर आर आएगा। अब मैं अगर दोनों फोकस को या फोकल लेंथ को यहां से कंपेयर करता हूं तो मेरे को आंसर मिल जाता है 30 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा डायरेक्ट रूट मेमोरी में भी डाल करके ये आंसर निकाल सकता है कि अगर बीच में से हम लेंस को कट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स 15 का 30 हो गई। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहीं इसका एक एनालॉगस क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को मैं ऐसे काट देता हूं, ऐसे काटने पे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मेरा ऑलमोस्ट इस तरीके का लेंस बन जाएगा। एक ये बन गया, एक मान लीजिए मैं नीचे वाला हिस्सा बना देता हूं, ये बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे फोकल लेंथ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर पहले थी तो अभी भी इसकी 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो चूंकि अपर्चर मेरा छोटा हो गया, अल्टीमेटली जो इमेज की ब्राइटनेस है वो काफी कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग करें, 2 मार्क्स का है। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायग्राम दे देता है तो काफी आसानी हम लोगों को हो जाती है डायग्राम के बेसिस पे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दे रहा है। अब क्रिटिकल एंगल है तभी ये पैरेलल टू सरफेस हो गया है। अब ऐसी स्थिति में सिंपल सा मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डालूंगा साइन IC। अब इसी इमेज से अगर मैं देखता हूं तो देखिए इस इमेज में ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को बन रहा है, जो आउटलाइंस मैंने दोबारा से बनाई है ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरे पास हाइपो हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। जो आपको यहां अकॉर्डिंग टू डायग्राम बेस जैसा दिख रहा है वो आपका बेस नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो डिस्टेंस यहां पे हम लोग डाल देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो 30 ओवर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोगों को ये 3/5 मिल जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में मेरे पास एंगल वो है ही रिलेशनशिप, मैंने उस रिलेशनशिप को यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। अब ये वैल्यूज मैं यहां पे प्लेस करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है, इसमें और शॉर्ट कट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इससे छोटा आप इस आंसर को नहीं कर सकते। वैसे भी 2 मार्क्स में है तो इतना तो आपको लिखना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, येलो लाइट है समझ गए होंगे, 6000 एंगस्ट्रम मीन वेवलेंथ होता है।
enters a medium of refractive index 1.5, what will be the frequency and wavelength of the light in the medium? डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी तो एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम चेंज होने पे चेंज होता ही नहीं है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो जो भी ओरिजिनल है वही हमारी रहेगी, कोई चेंज होगा नहीं। हाँ, वेवलेंथ जरूर चेंज होगा। अब चूंकि वो इसमें यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, तो आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, वेवलेंथ भी आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। एस सेम लिखने से काम नहीं चलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मैं इसको थोड़ा सा रीअसेंबल करता हूं अपने अकॉर्डिंग। यहां से मैं लिखता हूं क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेवलेंथ। तो यहां से मैंने 5 × 10⁻14 हर्ट्ज निकाल के दे दिया। अब चूंकि येलो लाइट मेरे पास यहां था 6000 एंगस्ट्रॉम था, तो किसी बच्चे को डायरेक्ट भी याद हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि वो इसको कैलकुलेट करके ही दिखाएगा, डायरेक्ट उसको आंसर नहीं लिखना चाहिए। अब डिस्टेंस नए वेवलेंथ की बात करें तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है स्नेल्स लॉ का, वहां से हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यहां यूज कर सकते हैं, वहां से लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा ओवर म्यू, वैल्यूज प्लेस करते हैं तो 4000 एंगस्ट्रॉम मेरे को आंसर मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में है, कॉम्प्रिहेंसिव लिखना ही पड़ेगा, ज्यादा लिखना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है कि कम लिखने से काम चल जाए। उसने पूछा है हाउ वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम माइक्रोस्कोप। तो एक तरह से लिमिटेड डिफरेंस हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का। तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमें ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आंसर देना है। इवन दैट अगर मैं यहाँ लेंसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफरेंशिएट करने में यूज करता हूं तो उनकी भी वर्किंग ही मेरे को बतानी चाहिए। तो बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ मैनेज किया हुआ है डिस्टेंस। बेटर तो यही होगा कि बीच में एक लाइन ड्रॉ करके आप लोग इस आंसर को करें, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। बाकी अगर पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है तब भी यहाँ पे दे सकते हैं। टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस हाई रिजोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसेस हाई मैग्निफिकेशन। तो दोनों क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमने ये बता दिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप फॉर्म्स ए वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप का, वो बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाता है, जबकि माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। माइक्रोस्कोप में जो नजदीक ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। टेलीस्कोप इज मैग्नीफाइड रिलेटिव टू इट्स साइज। तो टेलीस्कोप क्या करता है, जो फाइनल इमेज है उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अब देखो इसको हम लोगों को जरूर देना चाहिए, लेकिन वर्किंग की फॉर्म में। तो लार्ज अपर्चर कलेक्ट्स मोर लाइट और गिव्स ए इंटेंस इमेज, ऐसा हम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का इन ए टेलीस्कोप डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज एडजस्टेड टू फोकस टू ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको इंफिनिटी पे मानते हुए हम लोगों को एडजस्टमेंट करना होता है, किसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर। जबकि माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो डिस्टेंस है उसको फिक्स ही रखते हैं, बार बार चेंज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 देखें डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का यहाँ पे हैंड रेज भी हुआ था कि सर ये क्वेश्चन, हाँ बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में ठीक है और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक अलग बात है कि आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए इमेज से, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। डियर स्टूडेंट देखिए है क्या, ए राइट एंगल प्रिज्म इज प्लेस्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट इन 2 पोजिशंस शोन इन फिगर। अब इसका मतलब 2 फिगर होंगी। तो पहली फिगर में हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पी क्यू रखा हुआ है। अब ये लाइन ड्रॉ होती तो शायद आपको समझ में आता। द प्रिज्म इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास। अब इसका जो क्रिटिकल एंगल है क्राउन ग्लास का वो 41 डिग्री दे रखा है। ट्रेस द पाथ ऑफ 2 रेज P and Q normal to the hypotenuse figure and parallel to the hypotenuse। अब देखिए वो जो है एक बार हाइपोटेन्यूस के पैरेलल रख रहा है PQ को और एक बार परपेंडिकुलर रख रहा है। तो इस जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसी से हमारी इमेज बन जानी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे डायग्राम दे रखा है तो हम थोड़ा आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डायग्राम ना भी देता तो जो नीचे वाला सेंटेंस है इसके बेसिस पे हम अपना डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। तो यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसीलिए 3 मार्क्स में 2 छोटे छोटे से डायग्राम पूछ रखे हैं, आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये 2 इमेज हैं। अब इनमें क्या है, पहले में आपको पैरेलल टू हाइपोटेन्यूस पी क्यू ऑब्जेक्ट ये मिल गया और दूसरे में
इसके परपेंडिकुलर, यानी यहां पे पी क्यू मिल गया या यहां पे मिल गया, बात एक ही है, दोनों में से किसी भी साइड रख दो। और इधर अगर अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां पे इमेज मिल जाएगी, और अगर यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा होता तो यहां पे इमेज मिल जाती, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम ही बनाना था। पोरोप्रिज्म के सारे डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखिए आंसर में क्या है, ये सब कुछ लिखने की खास जरूरत आपको नहीं है, बस यहाँ क्रिटिकल एंगल के बेसिस पे टीआईआर को एक बार छोटा सा एक्सप्लेन करना होगा, बाकी डायग्राम ये बिल्कुल क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। मैं समझता हूं पहले सरफेस पे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है, ना रिफ्रैक्शन हो रहा, ना टीआईआर हो रहा, बिकॉज ऑफ नॉर्मल टू सरफेस यहां से राइट रे एडमिट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है। इंसिडेंट एंगल यहाँ पे जीरो होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस फेस पे टीआईआर ले रही है, फिर इस फेस पे आके टीआईआर ले रही है, दूसरी रे जो मेरी यहाँ पे कौन सी क्यू वाली है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे टीआईआर ले रही है, फिर यहाँ पे टीआईआर ले रही है, यहां से ट्रांसमिट हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, यहां से ट्रांसमिट हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, और मेरे को यहां इन्वर्टेड इमेज मिल जा रहा है पी डैश क्यू डैश। तो पहला डायग्राम क्लियर हो गया। अब ये कोई नया डायग्राम नहीं है, अब देखते ही आपको याद आ जाएगा और आगे आप गलती नहीं करेंगे। सेकंड देखें, रेशन ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो इसके लिए बड़ा अगेन बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देखिए, क्या यहां से आपने P से एक रे को लिया तो यहां पे आपका रिफ्रैक्शन मिला, यहां पे आपका TIR मिला, फिर यहां पे आपका रिफ्रैक्शन मिला, और ये P डैश बन गया। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास Q जो मेरे पास में पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे TIR हुआ, फिर यहां पे आगे आकर के रिफ्रैक्शन हुआ, और मुझे इन्वर्टेड इमेज सेम साइज का मिल गया। तो ये पोरोप्रिज्म के जो केसेस थे वही आप लोगों को यहां पे शो करना था डियर स्टूडेंट्स, नई बात कोई भी नहीं थी, बस पूछने का उसका अंदाज अलग था। क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स का यूजुअली होता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखें। अब इसमें भी कागज में सागर भरने की कोशिश की है, इतना लंबा क्वेश्चन तो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश थी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लिखना सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखें। सबसे पहला है इसमें डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से समझना है और इस चीज को एम्फेसाइज करना है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछ रहा है। शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में इमेज नॉर्मली हमारी नियर पॉइंट पे ही बनती है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, एज यूजुअल आप जो बनाते रहे हो वही बनाना है। सेकेंड है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस 4 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, राइडर है। आई लेंस यानी आई पीस जो है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ये आपको दे रखा है यूओ। तो डियर स्टूडेंट्स यूओ दे रखा है, आपको एफओ दे रखा है, आपको एफई दे रखा है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, एक तो मैग्नीफाइंग पावर को मैंने पहले हाईलाइट कर रखा है कि भैया क्या निकालना है आपको, तो इसी बात पे आपकी एम्फेसिस होनी चाहिए। फिर है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी आपको जो एडजस्टमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिक्स रहती है लेंथ ऑफ ट्यूब, कैसे निकालते हैं अभी हम लोग समझेंगे, तो ये आपको निकाल के देना है। तो डिस्टेंस प्रॉपर क्वेश्चन आपने एक बार रीड करना है, इसके बाद इस पर काम करना शुरू करना है। जिस सीक्वेंस में उसने आपसे क्वेश्चनिंग की है उसी सीक्वेंस में आप आंसर देंगे। सबसे पहले आप लेवल्ड डायग्राम बनाएंगे, फिर आप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको निकालेंगे, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को निकालेंगे, फिर आप लेंथ ऑफ ट्यूब को निकालेंगे, इसी सीक्वेंस में देंगे और सारे आंसर्स को आप लोग हाईलाइट भी करेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये हमारा आ गया क्या, कोर्स ऑफ रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तक आपको कोर्स ऑफ रे क्लियर नहीं है तब तक तो दिक्कत ही होगी। अब देखिए एफओ के जस्ट पीछे आप रखते हो, एफओ के जस्ट पीछे रखा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये आपके पास में यूओ हो गया। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, एफओ से होकर के आपने ये इमेज बना दिया। अब नो डाउट इनफाइनाइट पर इमेज फॉर्मेशन के लिए आप लोग एफ ई के ऊपर ही रखते हो इस इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को या इंटरमीडिएट इमेज को, कुछ भी कह सकते हो, आपका मन इंटरमीडिएट है, पहले से इमेज बनी है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स ये डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है इमेजिनरी रेज को। अब यहां ये बात देखने का है कि जो सॉलिड लाइन है जिनके ऊपर एरो मार्क हमने कर रखा है ये रियल रेज है, तो रियल रेज को सॉलिड से दिखाना है, और जो इमेजिनरी है इनफाइनाइट में इमेज फॉर्मेशन वाली वो आप लोगों को डॉटेड लाइन से शो करनी है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पे दिखा रखा है।
प्रॉपर लेवलिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस है, यूई एफई के बराबर है, ये वीओ है, एफओ है, यूओ है। अब बात आती है लेंथ ऑफ ट्यूब की। तो डियर स्टूडेंट, दोनों लेंसेज के जो ऑप्टिकल सेंटर हैं उनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। ध्यान रहे ये दोनों लेंसेज पैरेलल ही आप लोगों को लगाने हैं। अब डायग्राम देखते ही, सही डायग्राम अगर आपने बनाया तो एग्जामिनर के काफी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं और फिर वो मैं समझता हूं आपको प्रॉपर मार्क्स दे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। अब जरा देखें, कोर्स ऑफ रे तो आपको समझ में आ गया होगा, सारा बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे आंख भी बना रखी है, आप भी बना सकते हैं। अब जरा देखें इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है वो सब हमने लिख दिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए सब कुछ सेंटीमीटर में हमने लिया है। अब यहां से हम लोगों ने वीओ निकाला, सबसे पहला काम वीओ निकाला। ध्यान रहे वीओ की साइन कन्वेंशन आपको नहीं डालनी, आपको यूओ के लिए साइन कन्वेंशन डालना है क्योंकि नोन क्वांटिटी है, एफओ के लिए साइन कन्वेंशन डालना है, नोन क्वांटिटी है। बाकी वीओ की साइन कन्वेंशन अपने आप से निकल के आएगी और आप देखेंगे यहां पे ये प्लस का 12 सेंटीमीटर आ रहा है। अब डिस्टेंस मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला मेरे पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद होगा तो मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। और ध्यान रहे इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो भी आप लोगों के सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां से ड्राइव भी करके एक बार देख लेना चाहिए। m इक्वल्स टू वीओ ओवर यूओ 1 प्लस डी ओवर एफ, ये फॉर्मूला आप डालेंगे। d 25 सेंटीमीटर होता है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं ही। आपको वीओ की कमी थी तो वीओ आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, यहां से आपका आ गया 7। तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट तो होती नहीं है, प्लस माइनस का साइन आ सकता है, तो 7 यहां पे आपको मिल गया। अब डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये यूई भी चाहिए होता है, और यूई तब के लिए चाहिए होता है जबकि आपका जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज पे बन रहा हो। ये इनफाइनाइट के लिए था, जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे है, इसके लिए हमारा ये डायग्राम था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई भी करना होगा। कैसे मॉडिफाई करना होगा, आपको इस लेंस को, कौन से लेंस को, आईपीस को थोड़ा सा आना होगा, थोड़ा सा आप इसको अंदर लाएंगे जिसमें आपका जो यूओ है, वीई है, वीई यानी इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, वीई वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एफई है, आपके पास वीई है, तो आप लोग यूई निकाल के दे सकते हैं। अब इसमें ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यूई इक्वल्स टू एफई लिया हुआ है, लेकिन अगर आपने फाइन एडजस्टमेंट करना है, आपको डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अपनी इमेज चाहिए जैसा कि उसने पूछा था, तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आप करेंगे। और चेंज कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा, यहां तक तो ठीक है, बस आपको ये जो एफ ई है, ये एफ ई यहां पे लिख देना है। एक तो ये एफ ई यहां पे लिख देना है डियर स्टूडेंट। दूसरा, ये जो कोर्स ऑफ रे है, इस कोर्स ऑफ रे को थोड़ा सा आपने चेंज करना होगा और ये डॉटेड लाइन से इन दोनों को यहां पे आकर के मिला देना होगा और ये फाइनल इमेज आपको यहां पे दिखा देनी होगी इस तरह से। तो ये आपका कस्टमाइज बन गया जो आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। पहले क्या था, नॉर्मल एडजस्टमेंट का था डियर स्टूडेंट्स। तो अब जरा देखें, ये वैल्यूज हम लोगों ने यहां पे प्लेस की, तो वही हमारा लेंस फॉर्मूला, नॉट लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। क्या होता है, 1/FE इज इक्वल्स टू, पता ही होगा, प्लस माइनस के साइन में गलती नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन जो चीजें आपको पता है उनका डालेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसका बिल्कुल नहीं डालेंगे। यहां से आपको यूई आ जाएगा माइनस का 7.14 सेंटीमीटर। लेकिन जब लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है आपको, तो लेंथ ऑफ ट्यूब में आपको इसका साइन नहीं डालना, यानी यूई का साइन नहीं डालना, आपको यूई का मॉड्यूलस लेना है। तो वीओ प्लस यूई ये बात आपको डालनी है और 19.14 सेंटीमीटर ये आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो इस आंसर को आप बॉक्स के अंदर भी बनाएंगे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पेपर था। अब इसमें टेलीस्कोप का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैं आपको ये साथ में एडवाइस करना चाहूंगा कि भैया एक टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उसकी लेंथ ऑफ ट्यूब को लेकर के, मैग्नीफाइंग पावर को लेकर के एक क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से एनसीईआरटी का कोई भी जरूर लगा लेंगे, तो रे ऑप्टिक्स का सारा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान रहे, एक असाइनमेंट में मैं आपको टेलीस्कोप का क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो आप सब लोगों को टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन जरूर लगा करके देखना है। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।